हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में। आप लोगों को ये बताना है कि आप लोगों का जो टेस्ट सीरीज थी 488 जिसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया था, तो उसका सॉल्यूशन लेके मैं आपके लिए आया हूँ। तो इसमें अभी सॉल्यूशन के साथ आप जुड़ेंगे। थोड़ा अर्जेंटली मुझे जाना पड़ गया था जिसकी वजह से सॉल्यूशन नहीं हो पाया आपका। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया था, मात्र शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है। देखो वाक्य लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कई बार हम कुछ चीजों का प्रयोग गलत भी करते हैं, तो हमें यह देखना है कि कहां पर मात्र शब्द का सही प्रयोग होगा। तो देखो मात्र शब्द का जो सही प्रयोग होता है वो होता है मध्य में भी होता है और प्रारंभ में भी होता है। तो आंसर होगा आपका सी वाला, दोनों स्थितियों में होता है, ठीक है। इसका अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, तो जैसे मैंने लिखा यहां पर एग्जांपल, उसकी एकमात्र बहन है जो दिल्ली में रहती है। उसकी एक मात्र बहन है जो दिल्ली में रहती है। अब देखो यहाँ पे मात्र का प्रयोग कहां पर हो रखा है, बीच में, वाक्य के बीच में, ठीक है। और इसी तरह से एक एग्जांपल मैं आपका शॉर्ट एग्जांपल बता देता हूं। जैसे हम लिखते हैं ना कई बार कि 10 रुपए मात्र, ठीक है। तो 10 रुपए मात्र, तो ये भी क्या है, एक सेंटेंस है 10 रुपए। या फिर इसका अगर डिटेल में मैं आपको बताऊं तो एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं, सोहन के लिए पेपर प्रैक्टिस एक विकल्प मात्र है, ठीक है। तो सोहन के लिए पेपर प्रैक्टिस सोहन के लिए पेपर प्रैक्टिस विकल्प मात्र है, विकल्प मात्र है। तो यहां पर देखो मात्र कहां पर आया, लास्ट में, यानी कि ऑब्जेक्ट को या तो हम बीच में लगा सकते हैं या फिर लास्ट में लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर था पहले का, वो था आपका सी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, ड और ढ को कहा जाता है। देखो ड और ढ को जो कहा जाता है वो होगा विकसित वर्ण। इनको नवीन विकसित वर्ण कहा जाता है। जो कई बार इनको नवीन विकसित वर्ण लिखा होता है, कई बार लिखा होता है द्विगुणित व्यंजन, द्विगुणित, तो द्विगुणित हो जाएगा। इसके अलावा उच्छित व्यंजन भी लिखा होता है, उच्छिप्त, ठीक है। तो जो सही आंसर था सेकंड का, वो था आपका सी, विकसित वर्ण या फिर द्विगुणित या उच्छित व्यंजन इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। देखो काशी क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को काशिका कहा जाता है। तो आपको पता होगा काशी किसे कहते हैं, वाराणसी को। आपका सही आंसर होगा आपका सी, थर्ड का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था आपको, संज्ञा बतानी। विशेषण तो सभी है यहाँ पर, विशेषता बता रहे, लेकिन इनमें संज्ञा कौन सी है, तो आंसर होगा आपका अनुशासित। देखो यहाँ पे पाश्चात्य है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, पाश्चात्य, पाश्चात्य होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला वाला देखते हैं ऑप्शन ए, नियमित। तो नियमित क्या है, एक विशेषण है, और एक किस से बना है, नियम से। तो नियम क्या होगा आपका, संज्ञा। नियम आपका संज्ञा है, और जिससे क्या बना है, नियमित विशेषण बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह से पाश्चात्य का अगर मैं संज्ञा देखूं इसमें, तो पश्चात होगा, ठीक है। पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, ठीक है। तो पश्चात का पाश्चात्य बनता है। ऑप्शन सी जो है अनुशासन, यहाँ पे संज्ञा है, ठीक है। और इसका जो विशेषण बनेगा वो बनेगा अनुशासित, अनुशासित। तो ये क्या था, संज्ञा थी यहाँ पे, ऑप्शन सी वाला। तो सही आंसर सी हो जाएगा। इसी तरह से आपका आसमानी दिया है, तो आसमान एक संज्ञा है, इसका क्या बनेगा, आसमानी। तो आसमान होना चाहिए, आसमान एक संज्ञा है और इसका विशेषण आसमानी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्रम में आपका सही आंसर था सी वाला, अनुशासन संज्ञा है, इससे जो विशेषण बनेगा वो बनेगा अनुशासित। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आफी नैग आफी पैक लोकोक्ति का अर्थ है। अब देखो यहाँ पे आफी मतलब अपने लिए बोला है, आफी नैग आफी पैक लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा वो होगा सारा श्रेय अपने आप को देना। तो इसका सही आंसर था आपका ए वाला, सारा श्रेय अपने आप को देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्रेम अनदेखी राहों को प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है।
वाक्य का काल पहचानिए। देखो यहाँ पे लिखा है कि प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। अब मैंने आपको बताया भी था कई बार, ता है अगर आपके पास आ गया तो ये क्या होता है, सामान्य वर्तमान की बात कर रहे हैं। ता है, ती है, ये अंत में जहां पर आते हैं सामान्य वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है। अपूर्ण वर्तमान आपको पता ही है, जो कार्य वर्तमान में शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है। जैसे मैंने बोला मोहन आ रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण वर्तमान काल, जो पूर्ण वर्तमान काल मतलब जैसे मैंने बोला जो पूरा हो चुका है, मोहन खेल रहा है, सामान्य वर्तमान या पूर्ण वर्तमान अपने आप में क्या है, सेम ही है। देखो यहाँ पे ता है आता है, मोहन खेलता है, मोहन खाना खाता है, तो पूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है। बाकी आपको डिटेल में करवाई रखा है और चीज। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है, ठीक है। तो देखो आपका जो सौदा होता है इसका रूप परिवर्तन नहीं होता है, सेम होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन बी, 7 का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रियार्थक संज्ञा सदैव किस रूप में होती है। देखो क्रियार्थक जो संज्ञा होती है वो हमेशा होता है एक वचन पुल्लिंग, तो आपका आंसर होगा बी। अब आपको देखो पता होना चाहिए कि क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं। तो क्रियार्थक संज्ञा की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो जिन शब्दों के माध्यम से क्रिया अथवा कर्म का बोध होता है, ठीक है, जिन शब्दों के माध्यम से क्रिया अथवा कर्म का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है। और क्रियार्थक संज्ञा मतलब संज्ञा कई बार क्या होता है, जो क्रिया के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, संज्ञा का क्रियार्थक क्रिया जो होती है उसका संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने लिखा टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, के लिए लाभदायक है। अब देखो यहां पे टहलना क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो मैंने आपको लिखा ना, जिन शब्दों के माध्यम से क्रिया अथवा कर्म का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। अब तो यहाँ पे क्रिया, ये तो है क्रिया लेकिन संज्ञा के रूप में प्रयोग की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर था वो था यहाँ पर एक वचन। और ये जो क्या होता है हमेशा टहलना, जिसको यहाँ पर टहलना देखो एक वचन पुल्लिंग है, तो हमेशा एक वचन पुल्लिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सही होगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है। अब देखो यहाँ पे सौदागर दिया है, देखो सौदागर पहला ही अशुद्ध हो जाएगा क्योंकि सौदागर कैसा शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, तो पहला अशुद्ध है, बाकी सभी सही होंगे। देखो समन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अलमारी पुर्तगाली शब्द है और किताब अरबी शब्द है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अद्री शब्द का अर्थ है। देखो अद्री शब्द का जो सही अर्थ होता है वो होता है पर्वत, ठीक है। पर्वत आपने पढ़ा होगा, नग, अटल, ठीक है, अचल भी होता है जो चल नहीं सकता आपने, ठीक है, गिरी, तो इस तरह बहुत सारे शब्द हो जाते हैं, तो आपको सभी पता है, आंसर होगा इसका डी। 11 देखते हैं, गुप्त का विलोम क्या होगा। अब देखो गुप्त शब्द यहां पर दिया है, इसका जो विलोम होगा वो होगा गुप्त, मतलब गुप्त होना, और इसका विलोम होगा प्रकट होना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगर मुक्त की बात करूं तो मुक्त का होता है ग्रस्त, मुक्त होना, ग्रस्त होना, ठीक है। लिप्त का होता है निर्लिप्त, लिप्त का निर्लिप्त विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा। अंतरिक्ष शब्द जो प्रयोग होता है, धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष बोला जाता है, ठीक है। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। अब देखो ऑप्शन ए, जो आकाश में विचरण करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा नभचर। नभ मतलब आकाश और चर मतलब चलने वाला, ठीक है। तो जो आकाश में चलता है उसको नभचर बोला जाएगा, ठीक है। ग्रहों का समूह उसे क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे सौर मंडल, सौर मंडल ग्रहों का एक समूह है। देवों का निवास स्थल अगर मैं इसको बोलूं एक शब्द में तो देवालय, देखो देव मतलब देव और आलय मतलब घर, देवालय, ठीक है। तो देवालय बोला जाता है देवों का निवास स्थान।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक की वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है, वो आपको पहचानना था। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो ये इसमें शब्द होगा, पहला वाला देख लेते हैं। देखो पहला वाला जो शब्द है ये खिवैया नहीं होता, खवैया होगा। खवैया तद्भव शब्द है ये खवैया, ठीक है। तो ये इसका जो शुद्ध रूप होता है वो कैसा होना चाहिए, खवैया। न्योछावर में एक मिस्टेक है, यहाँ पे मात्रा एक होगी, न्योछावर इस तरह से होगा, डबल मात्रा यहाँ पर नहीं आएगी। अनानास बिल्कुल सही लिखा है। ऑप्शन डी में देखते हैं, यहाँ पर निरपेक्ष होना चाहिए। निरपेक्ष कैसा लिखा जाता है, तो ये होगा, रॉ पूरा होता है हमेशा। तो ये आंसर होगा आपका सी वाला, बिल्कुल सही है। बाकी सभी यहाँ पे अशुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 है, इनमें त्रुटि रहित वाक्य है। अब देखो यहाँ पे त्रुटि रहित वाक्य बताना था, मतलब जिसमें त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन ए, एक गीत की पुस्तक ला दो। देखो एक गीत की कोई पुस्तक नहीं होती, एक गीत की पुस्तक, ये गलत लिखा हुआ है। सेकंड है, गीतों की पुस्तक एक ला दो। देखो यहाँ पे गीतों की एक पुस्तक, ये भी गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। तो इसका सी सही आंसर होगा आपका। बाकी ये भी गलत हो जाएगा, डी वाला भी, ठीक है। तो 14 का आंसर जो था वो था सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखो यहाँ पे दिया है, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। तो यहाँ पे देखो एक संयुक्त वाक्य दिया है, अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। तो आपको मैंने बोला था कि ये संयुक्त वाक्य होता है और बीच में लिखा हुआ है। अब इसको हमें क्या बदलना है, सरल वाक्य में बदलना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, जैसे ही अतिथि आए कार्यक्रम शुरू हुआ। तो यहां पर ये इसका जो सरल रूप नहीं है, बल्कि ये अगर मैं बात करूं वाक्य की, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा इसका, ठीक है। मिश्रित वाक्य, जैसे जो जहां पर जुड़ जाता है तो मिश्र वाक्य हो जाता है, ठीक है। सेकंड वाला है, अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सरल वाक्य अगर बनाना है तो अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू होगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 15 का जो आंसर होगा बी। बाकी सभी आंसर यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी, जो देखो जैसे और जो अगर आ गया तो यहाँ पे जो लिखा, जो अतिथि आए कार्यक्रम शुरू हुआ, तो यहां पर भी आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर था इसका बी 15 का। 16 देखते हैं, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। देखो किनारे लगना जो मुहावरे का अर्थ है, किसी कार्य का समाप्त होना। तो आंसर इसका सही आंसर होगा आपका ए वाला। 16 का आंसर होगा ए। 17 देखते हैं, जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय और उपमान में एकता स्थापित की जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे साधारण धर्म कहा जाता है। तो आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अंधों में काना राजा के लिए गढ़वाली कहावत है। देखो अंधों में काना राजा, गढ़वाली में जो कहावत होगी इसके लिए वो होगा, बांजा गांव का प्रधान। यानी कि बांजा गांव जहां पे कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहां पे प्रधान बनने से क्या फायदा, वो ये अंधों में काना राजा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला। 18 का आंसर सी हो जाएगा। 19 देखते हैं, 19 है, पत्रकार का गुण है। अब देखो पत्रकार का जो गुण होता है वो होता है हमेशा संदेह करना। जब पत्रकार क्वेश्चन करता है तो उसको दूसरे को ऐसे इंटरेक्ट करना होता है कि दूसरे को ये लगे कि उस पर संदेह किया जा रहा है, तभी वो क्वेश्चन करेगा आपसे। तो इसका सही आंसर होगा आपका संदेह करना। तो ये हमेशा गुण होता है पत्रकार का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, बहन शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो बहन में आपको सीधा सीधा याद रखना है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बहन जाति का बोध कराती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, जीएस का, एग मार्क। देखो सबसे पहले एग मार्क, इसकी फुल फॉर्म भी अभी मैं देख रहा था किसी उसमें पूछा गया था। तो एग मार्क की जो फुल फॉर्म होती है होता है एग्रीकल्चर मार्क, ठीक है, कृषि से संबंधित मार्क। तो एग्रीकल्चर मार्क हो जाएगा इसकी फुल फॉर्म। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी की मोहर। तो एक गुणवत्ता की गारंटी होती है, जैसे आपने देखा भी होगा कई बार आप कोई अनाज या कुछ लेते हो, गेहूं चावल वगैरह, तो उसमें एक एग मार्क लगा होता है, गोल सा साइन होता है, उसमें लिखा उसमें एग मार्क लिखा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी देना, ठीक है। तो इसका सही आंसर था डी। और अगर मैं बात करूं कि इसको कब लागू किया गया था या ये एक्ट कब आया था, तो ये आया था 1937 में, 1937 में एग मार्क एक्ट आया था, ठीक है। इसी तरह के कुछ और एक्ट भी हैं, जैसे आपके पास आता है कई बार इको मार्क। इको मार्क, अब देखो इको मार्क का जो संबंध है वो है पर्यावरण की गुणवत्ता, पर्यावरण से संबंधित है, उसकी जांच उसकी गुणवत्ता से संबंधित कि पर्यावरण के अनुकूल है या नहीं, उससे संबंधित है। और ये इको मार्क एक्ट जो आया ये आया 1991 में, 1991। एक मार्क और है, जैसे आपका रग मार्क, इसको भी ध्यान रखना है, पूछा गया पेपर में, रग मार्क का संबंध किससे है। तो रग मार्क का जो संबंध है वो है बाल श्रम से, बाल श्रम,
ठीक है। बाकी हॉलमार्क आता है, वो आपको पता ही होगा, गोल्ड से संबंधित है हॉलमार्क, ठीक है। तो रग मार्क ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम। अगर मैं इसकी शॉर्ट में फुल, ये होता है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म है भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश की स्थापना तो ये की गई थी 1955 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय की अगर मैं बात करूं तो मुख्यालय कहां है, तो ये होगा, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, हेडक्वार्टर मुंबई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए वर्ष 1990 में यहां पर एक आपको याद रखना है सिडबी बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1990 में, ठीक है। स्मॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1990 में। अगर डेट की भी बात करूं तो 2 अप्रैल 1990 की 1990 को सिडबी की स्थापना, ठीक है। ऑप्शन सी में भी आप लिख सकते हो 1964 में जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1964 में। बैंक का नाम है आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो यहां पर इसका ये सिडबी का अगर मुख्यालय लिखना है आपको तो इसका लखनऊ में है, और इसका अगर मुख्यालय की बात करूं तो मुंबई, आईडीबीआई, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। 23 देखते हैं, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है, तो यह आपका मिलेगा, आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। मूल कर्तव्य में इसकी बात कही गई, हमारा मूल कर्तव्य है कि हम भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता को बनाए रखें, उसकी रक्षा करें, ठीक है। मूल कर्तव्य, ठीक है। जो मूल कर्तव्य अगर मैं बात करूं तो भाग कौन से में है, तो भाग है 4 में, भाग 4 का क 51 अनुच्छेद 51 का क में हो जाएगा, ठीक है। मूल कर्तव्य जो हमारे संविधान में तो नहीं थे स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में इनको जोड़ा गया था, ये सभी को पता ही होगा। इनको जो जोड़ा गया था मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे। किस समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे, तो सभी को पता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो बेसिक है, आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है पेपर में कि जो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए थे 10 मौलिक कर्तव्य, वो किस समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे, तो आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे, ठीक है। अभी टोटल हमारे 11 मौलिक कर्तव्य है, तो 11वां कब जोड़ा गया, तो ये भी आपको याद रखना है। 11वां जो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, और एक कब जोड़ा गया था, तो ये होगा आपका 2002 में। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा इसमें प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। देखो सिक्किम जो भारत का एक राज्य बना, वो बना 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1974 में, 1974 में। लेकिन ये जब बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो ये एक सह राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था। तो आपको याद रखना है सह राज्य के रूप में, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। अगर आपके पास आएगा कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो आंसर होगा 36वें संविधान संशोधन, ठीक है। 36वें संविधान संशोधन 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा, तो दोनों आपको याद रखने, पूर्ण राज्य, सह राज्य के रूप में इसको शामिल किया गया था 1974 में 35वां संविधान संशोधन के तहत। और अगर आएगा पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो दोनों कथन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर होगा भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। अब देखो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की अगर मैं बात करूं, आप सभी को पता होगा अनुच्छेद 148 में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके कर्तव्य की अगर मैं बात करूं तो इसके कर्तव्य किसमें बताए गए हैं, तो 149 में। तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य अगर आएंगे तो 149 में, ठीक है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का जो मुख्य कार्य होता है वो आपको याद रखना है। इसका जो मुख्य कार्य होता है, जैसे भारत की संचित निधि,
राज्य की संचित नीति या केंद्र शासित प्रदेशों की संचित नीति कि का जो भी रिकॉर्ड होता है, जो भी लेखा जोखा, वित्तीय लेखा जोखा होता है, उसका रिकॉर्ड या उसका जांच करना किसका कार्य है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्य है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है अनुच्छेद 148 के तहत, ठीक है। और राष्ट्रपति क्या करता है? भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत इसको हटा सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका कार्यकाल, तो क्या होता है? आपको याद रखना है 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? 26 है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा था? तो यूनानी जो थे वो सिंडन के नाम से इसको बोलते थे, कपास को, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। 27 देखते हैं, इसको सुमेलित करना था आपको। महाजनपद काल आपको दिए है, उनका आधुनिक क्षेत्र, यानी कि जो मगध है उसका आधुनिक अभी वर्तमान में वो कौन सा क्षेत्र है? तो इस तरह से, तो देखो आपका मगध जो है वो मगध को जाना जाता है पटना या गया की जिले के रूप में, जो बिहार में स्थित है। वत्स इलाहाबाद हो जाएगा, कौशल अवध हो जाएगा और अवंती मालवा हो जाएगा। तो क्रम से आंसर था 1 2 3 4, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? अगर मैं खाद्य फसल की बात करूं तो उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो फसल है वो है भारत की चावल। क्रमशः अगर खाद्य फसल की मैं बात करूं, चावल, गेहूं सेकंड नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद खाद्य फसल की अगर बात हो रही तो मक्का हो जाएगा और फिर होगा बाजरा, ठीक है। तो क्रमशः गेहूं सर्वाधिक राज्य में प्रमुख खाद्य फसल जो है वो भारत में चावल है, सेकंड नंबर पे गेहूं है, फिर मक्का और फिर बाजरा, ये खाद्य फसल के रूप में। लेकिन कभी कभी आपको आता है कि भारत में उत्पादित होने वाले प्रमुख फसलें, क्रमशः लगाइए तो 4 प्रमुख फसलें उत्पादन के हिसाब से अगर हम बोलें तो चावल होगा, फिर गेहूं होगा, फिर मक्का की जगह क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा, क्योंकि ये फसल है। लेकिन यहाँ पे खाद्य लिखा है आपको, ठीक है। तो खाद्य के रूप में कौन सी होगी? ये वाला, चावल, गेहूं, मक्का और बाजरा। लेकिन अगर आएगा उत्पादन के हिसाब से तो आंसर होगा चावल, गेहूं और मक्का के स्थान पे आपका गन्ना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। बाकी क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो यहाँ पे दिया है, बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या है। देखो 2 ऐसे ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में जिसके एक भी उपग्रह नहीं है, तो उनमें से एक बुध है और दूसरा कौन सा है? शुक्र। तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी देखो अगर मैं सर्वाधिक उपग्रह की बात करूं तो अभी वर्तमान समय में सर्वाधिक जो उपग्रह है वो है शनि के। शनि के जो उपग्रहों की संख्या है वो है 145। सेकंड नंबर पे अगर सर्वाधिक ग्रह है वो है बृहस्पति के। बृहस्पति के कितने हैं? 95 हैं। वैसे ये घटते बढ़ते रहते हैं, तो काफी टाइम से ये देखो ये बहुत ज्यादा ओवरटेक कर दिया है शनि ने, इसको 145 हो गए। तो फिलहाल तो चेंज होने वाला नहीं है, तो फिलहाल रहेगा शनि के सर्वाधिक उपग्रह है 145 और बृहस्पति के 95 है, ठीक है। अगर थर्ड नंबर पे मैं बात करूं सर्वाधिक ग्रह, तो ये हो जाएंगे अरुण के। एक मिनट देख लेता हूं। हाँ अरुण के होंगे, ठीक है। अरुण के हैं 27, फिर वरुण के हैं 14। तो 27 है, फिर वरुण के हो जाएंगे, वरुण के कितने हैं? 14। ये याद रखना। वैसे मेनली आपको सर्वाधिक और सबसे कम ही पूछा जाता है। बाकी देखो पृथ्वी और मंगल का तो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा है? सभी को पता है, चंद्रमा है। तो पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है चंद्रमा। और मंगल ग्रह की अगर मैं बात करूं तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से? फोबोस और डिबोस। फोबोस और डिबोस। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि 1 घंटे की वीडियो बन पाती है, आप लोगों को देखता इतना लंबा कोई है नहीं। तो फिलहाल मैं आंसर ज्यादा डिटेल में इतना सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूं, केवल आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, आंसर्स आपके बता रहा हूं, ठीक है। और थोड़ा बहुत उसके फैक्ट जो हो सकते हैं वो आपको जल्दी जल्दी में करा रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का परिवर्तन किसने किया था? देखो नवरोज त्योहार सभी को पता, फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज त्योहार की जो शुरुआत करी थी वो बलबन ने करी थी, ठीक है। इसके अलावा बलबन से बहुत सारी नीतियां इन्होंने अपनाई थी। तो आपको आता है सिजदा एवं पावोस, कई बार पूछा जाता है सिजदा एवं पावोस।
सिजदा एवं पावोस की नीति भी किसने अपनाई थी? बलबन ने। रक्त एवं लोह की नीति बहुत बार पूछा जाता है, रक्त एवं लोह की नीति भी इन्होंने अपनाई थी। ठीक है। दैवीय सिद्धांत आपको पूछा जाता है, दैवीय सिद्धांत किसने अपनाया था? तो आंसर होगा बलबन। तो ये भी आपका फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। देखो दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो थे तुर्क, तो आंसर होगा आपका सी, तुर्क। ठीक है। अब देखो तुर्क से मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है कि क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपको पेपर में कि भारत पे आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था? तो आपको याद रखना है, जो भारत पे आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क था वो था सुबुक्तगीन। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क तो कौन थे? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पेपर में कई बार। ठीक है। और अगर आएगा कि अरब कौन था? कौन था? अरबी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, अरबी था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम अरबी था जिसने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया। और अगर आएगा तुर्क कौन था सबसे पहले भारत पे आक्रमण करने वाला? तो सुबुक्तगीन। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखने हैं। 32 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाला देश का एक उदाहरण कौन सा है? तो ये आंसर होगा आपका फ्रांस। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, एक आपके पास आता है ना कानून के समान संरक्षण। अगर आएगा आपके पास कानून के समान संरक्षण कहां से लिया गया है? तो आंसर होगा यूएसए से। तो यहां पे आप लिख सकते हो कानून के समान संरक्षण यूएसए। और अगर आएगा विधि की समक्ष समानता, विधि में मतलब कानून होता है लेकिन विधि के समक्ष समानता, पहले भी आपको लिखा है, कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है तो इसलिए आपको लिखा रहा हूं। विधि के समक्ष समानता अगर आपके पास आएगा तो आंसर होगा ब्रिटेन। यहां पे संरक्षण है, बस इतना याद रखना है कि कानून के समान संरक्षण अगर आएगा तो यूएसए से लिया गया है, और विधि के समक्ष समानता अगर आएगा तो कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। ठीक है। कनाडा से आपको याद रखना है संघीय व्यवस्था ली गई है, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन से कायांतरित सेल है? अब देखो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कायांतरित सेल किसे कहते हैं। तो कायांतरित सेल वो सेल होते हैं जो पृथ्वी पर ताप या दाब के कारण उनका निर्माण, यानी कि जो अवसादी सेल थे या फिर जो आग्नेय सेल थी, उन आग्नेय सेल पे जब क्या हुआ, पृथ्वी का दाब या प्रेशर, ताप या दाब पड़ा, उनसे उनका जो रूप चेंज हुआ उसी को क्या कहा जाता है? कायांतरण या कायांतरित सेल कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन डेफिनेशन भी याद रखने, पूछा जा सकता है आपके पास कि आग्नेय या फिर अवसादी सेलों पर ताप या दाब के बाद जो निर्माण हुआ उनको क्या कहा जाता है? उनसे जो निर्माण बना, जो निर्माण स्वरूप हुआ है उनको कहा जाता है कायांतरित सेल। तो कायांतरित सेल यहाँ पे दो हैं, कौन कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन बी वाला नीस और सिस्ट। तो नीस जो कायांतरण है वो किसका है? ग्रेनाइट का। याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ग्रेनाइट का रूपांतरण किसमें होता है? ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस में होता है। ठीक है। जबकि सिस्ट किसका है? तो यह है आपका सिस्ट फाइलाइट्स का, फाइलाइट्स का रूपांतरण हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका कई बार चूना पत्थर पूछा जाता है, तो चूना पत्थर आपको पता ही को संगमरमर का रूपांतरण है, चूना पत्थर संगमरमर। ठीक है। ग्रेबो का रूपांतरण जो होता है सरपेंटाइन में होता है, ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है। इसके अलावा बलुआ पत्थर, इसका जो रूपांतरण होता है क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट में किसका रूपांतरण? तो बलुआ पत्थर का। तो ये भी आप याद रख सकते हैं रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को
पुलित्जित पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। देखो पुलित्जित जो पुरस्कार है इसकी जो शुरुआत हुई सबसे पहले आपको याद रखना है 1917 में। एक अमेरिकी पत्रकार था, उसका नाम था योसेफ पुलित्जर। योसेफ पुलित्जर इसका नाम था, जिसके नाम से ये शुरू हुआ। ठीक है, पूरा नाम याद रखेंगे, योसेफ पुलित्जर। योसेफ पुलित्जर के द्वारा सबसे पहले इस जो पुरस्कार था, इस सम्मान की शुरुआत 1917 में की गई थी। तो ये संबंध होगा किससे? पत्रकारिता से, क्योंकि ये क्या थे? एक पत्रकार थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। और किसने शुरू किया था? यूसेफ पुलित्जर ने किया था। कब किया था? 1917। क्वेश्चन नंबर 35 है, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी आपको पूछी गई है। ठीक है, मलेशिया की जो प्रशासनिक राजधानी है वो है पुत्रजया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन वैसे जो मलेशिया की राजधानी आपको मूल रूप से मलेशिया की राजधानी आपको पूछी जाए तो कहां है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर में इसकी राजधानी है। इसकी अगर करेंसी की बात करूं, करेंसी, तो करेंसी आपको याद रखनी है रिंगिट। ठीक है, रिंगिट, मलेशिया की करेंसी रिंगिट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 36 देखते हैं, कब और किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको पूछा गया है। इसका जो सही आंसर है वो का आपका सी वाला। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, यहां पे आपको ये भी याद रखना है किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई थी। और किसने रखी थी? 1835 में विलियम बेंटिक ने। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा, सही आंसर सी। 37 देखते हैं, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अब देखो, माउंटबेटन योजना आप सभी को पता है 1947 में, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी। तो उस समय जो 1947 में कौन थे? तो आंसर होगा आचार्य जेबी कृपलानी। ठीक है, अगर मैं जवाहरलाल नेहरू की बात करूं तो आप सभी को पता होगा लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन। ठीक है, और इसमें क्या मांग की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की। ये इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, बाकी सरदार पटेल नहीं रहे इसके कभी भी। मौलाना आजाद आपको याद रखना है। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 1942 में थे। या फिर पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना आजाद थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 38 देख लेते हैं, कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी बना ली जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने बनाई थी। ठीक है, बाकी देखो, कांग्रेस छोड़ने का इनका एक मुख्य रीजन भी था, आप सभी को पता होगा, त्रिपुरी संकट आपने सुना होगा। ठीक है, तो त्रिपुरी संकट में हुआ क्या था? जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की बात हो रही थी, उसकी मीटिंग हो रही थी कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस क्या करें, इसकी अध्यक्षता, इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, वो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाया जाए। तो उसी, जबकि जो और लोग थे और कांग्रेस के और सदस्य थे, वो क्या चाहते थे कि सुभाष चंद्र ही अध्यक्ष बने। और उन्होंने जब चुना था सुभाष चंद्र बोस को ही अध्यक्ष चुन लिया था। लेकिन जब उन्हें ये लगा कि महात्मा गांधी को शंका हो रही है मुझ पे, मुझे नहीं बनना चाहिए था, तो उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस को छोड़ दिया था 1939 में। ठीक है, त्रिपुरी संकट 1939 याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक अलग से एक संगठन बनाया था जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। और इसकी स्थापना इन्होंने कब करी? 1939 में। ठीक है, ये भी याद रखना है। और इसे कनेक्ट आपको क्या करना है? त्रिपुरी संकट, जिसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और अध्यक्ष बनाने के बाद इन्होंने स्वतः ही क्या कर दिया? अपने आप से इस्तीफा दे दिया इस पद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। 39 है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? देखो, आत्मीय सभा बहुत बार पेपर में पूछी गई है, तो आंसर होगा राजा राम मोहन राय। 1915 में इन्होंने क्या किया? आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। ठीक है, ऑप्शन ए देख लेते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। आप सभी को पता है भारत सेवक समाज की स्थापना या सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब करी थी? किसने करी थी?
गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसमें लिखेंगे भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में किसने करी? तो आंसर होगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। और कई बार इसको इंग्लिश में दे देता है, क्या है? सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किसने करी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। दादा भाई नेहरू जी की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। पूरा अगर इंडियन, ईस्ट इंडियन लिखना, ठीक है, ईस्ट EAST, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया करना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरू जी ने 1866। लेकिन इंडियन एसोसिएशन आएगा तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आपको याद होगा, इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने करी थी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। लेकिन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन आएगा तो आपका आंसर होगा दादा भाई नेहरू जी। ज्योतिबा फूले में भी आप लिख सकते हो सत्य शोधन समाज। सत्य शोधन समाज आपने पढ़ा होगा। इन्होंने इसकी स्थापना कब करी? तो 1873 में, 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हैदर अली किस वर्ष मैसूर का शासक बना? देखो हैदर अली जो मैसूर का शासक बना था वो बना था 1763 में। तो आंसर होगा ए। ठीक है, ऑप्शन बी में आप एक चीज याद रख सकते हो कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। आंसर इसका जो था वो था ए। 41 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? देखो युद्ध संबंधी जो नृत्य यहां पर है वो है मयूरभंज का छाऊ नृत्य। मयूरभंज का जो छाऊ नृत्य है ये आपका जो मनाया जाता है ये उड़ीसा में। ठीक है, याद रखेंगे उड़ीसा में मयूरभंज का छाऊ नृत्य। बाकी देखो कथकली आप सभी को पता होगा केरल में मनाया जाता है। कथकली केरल का प्रमुख नृत्य है। मेघालय का बंबू नृत्य, देखो बंबू नृत्य 2 जगह मनाया जाता है। ठीक है, कुछ दिन पहले मैं आपको लिखाया था नागालैंड, तो नागालैंड और मेघालय दोनों ही जगह होगा, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, तो यहाँ पे नागालैंड में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, नागालैंड में और मेघालय में बंबू नृत्य। बंबू मतलब बांस, बांस के डंडे के साथ क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। ठीक है, बाकी पंजाब तो सही है, भांगड़ा नृत्य पंजाब में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 देख लेते हैं। बिक्री लागत से अभिप्राय है। देखो बिक्री जो लागत है इसका सीधा सीधा जो संबंध है होता है विज्ञापन की लागत से। बिक्री लागत, विज्ञापन लागत। ठीक है, ऑप्शन सी। 43 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? वैकल्पिक धन, देखो मुझे जहां तक लग रहा है ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर किया होगा चेक, लेकिन चेक आपका वैकल्पिक धन नहीं होता है। ठीक है, आंसर था इसका डी, बंध पत्र, बॉन्ड पत्र जो होता है। ठीक है, देखो क्या होता है वैकल्पिक धन का अगर मैं बात करूं तो जैसे आपके पास क्या होता है, कई बार पैसा पड़ा हुआ है और आप चाहते हो उस पैसे को ऐसी जगह यूज किया जाए या ऐसी जगह उसको देखा जाए जहां से मुझे कुछ इनकम भी उससे मिले। ठीक है, तो आप देखते हो एक बॉन्ड पेपर, जब आप एक सपोज आप एफडी खोलते हो तो एफडी में आप क्या देखते हो, वहां से एक बॉन्ड पेपर आपको मिलता है, उसमें लिखा होता है एक निश्चित समय के लिए, जैसे 5 साल के लिए आप क्या करते हैं, एक अपनी धनराशि को जमा कर देते हैं, तो उसमें एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित धनराशि आपको मिलती है और उसमें यह भी लिखा होता है कि आपको कितना इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा, तो उसको वैकल्पिक धन कहा जाता है। बॉन्ड पेपर या बंद पत्र, उसको बॉन्ड पेपर बोल सकते हैं। ठीक है, जो बॉन्ड आपको मिलता है, तो इसका सही आंसर था डी। 44 है, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहां की गई थी? इसका जो सही आंसर था वो था राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई थी। ये की गई थी अगस्त 2022 में। अगस्त 2022 में डिजिटल लोक अदालत शुरू करने वाला पहला राज्य राजस्थान, अगस्त 2022 में। नेक्स्ट देखते हैं 45 क्या है, अपनी खुद की इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य है केरल। ठीक है, केरल बहुत सारी चीजों में आगे है, तो केरल इसका सही आंसर होगा। 46 देखते हैं, निम्न में से कौन छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं? देखो जो आपने देखा होगा, जो आप कंप्यूटर सिस्टम खोलते हैं अपने, तो सबसे पहले सिस्टम जब बूट होने के बाद ओपन होता है तो जो आइकन्स बने होते हैं उनको आइकन्स कहा जाता है। ठीक है,
वो ए होगा। निम्न में से कौन छोटे छोटे ग्राफिक चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं? जैसे आप देखते हो ना, माय कंप्यूटर लिखा होता है, या आपका और जो भी आपने कोई डाउनलोड किया हो, कोई ऐप डाउनलोड किया हो, तो आइकन आपको दिख जाते हैं कंप्यूटर के बाहर वाले, सबसे बाहर वाले डेस्कटॉप पे, तो उसको आइकन कहा जाता है, ग्राफिक्स या आइकन्स। 47, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? देखो मॉडेम जो जुड़ा होता है उससे टेलीफोन लाइनें कनेक्ट होती हैं, ठीक है, तो टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है मॉडेम। 48 देखते हैं, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? उसको कहा जाता है प्रोटोकॉल्स। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 49 देखते हैं, हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो यहां पर आंसर होगा गौरव पांडे को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, तो आंसर होगा सी। 50 देख लेते हैं, भारत में किस संग्रहालय को यूनेस्को ब्रिक्स वर्सेल्स म्यूजियम्स 2024 के लिए चयनित किया गया है? तो उसका सही आंसर होगा स्मृति वन भूकंप संग्रहालय भुज। ऑप्शन इसका बी सही आंसर होगा आपका। 51 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, आप देखो रीजनिंग सॉल्व करनी है। उत्तर की ओर मुंह किए हुए 5 घर, ठीक है, देखो सपोज आप सभी को पता है नॉर्थ होता है इस साइड और इस साइड साउथ होता है, ठीक है। उत्तर की ओर मुंह किए हुए 5 घर पी क्यू आर एस और टी एक साथ है, पी टी और क्यू के बीच में है, ठीक है। मैंने आपको क्या किया, मैंने किसको बिठाया बीच में? पी, और किसके बीच में? टी एंड क्यू के बीच में, ऐसे बना दिया। उसके बाद है जबकि टी एस के दाहिनी है, अब दाहिना कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है, तो किसके दाहिने हैं? एस के, तो एस कहां पर होगा? यहां पर, एस के दाहिने टी है, तो यही बन रहा है ना, देखो बीच में है, जबकि टी एस के दाहिने है, तो एस के दाहिने यानी कि दाहिना ये है, तो एस के दाहिने टी बैठ गया, ठीक है, के दाहिने एस और आर अंतिम छोर पे, देखो एस तो अपने आप पे अंतिम छोर पे बैठ गया, और यहां पर क्या होगा? आर। अब आपको क्या बताना है, कौन सा घर ठीक बीच में है? देखो 2 इस साइड हो गए और 2 इस साइड हो गए, तो बीच में कौन सा घर है? पी, तो इसका सही आंसर होना था पी। 51 का आंसर था पी। नेक्स्ट देखते हैं 52 क्या है। 52 बोल रहा है सीमा सीता से छोटी है, देखो क्रम से आप लगाएंगे, देखो मैंने लिखा सीमा सीता से छोटी है, यानी कि सीता बड़ी होगी और सीता से छोटी कौन है? सीमा। क्रम से आप ऐसे लिख देंगे। रंजना सीता से लंबी है, अब रंजना कौन कहां पर है? मैंने सपोज यहां पे रंजना लिख दिया, रंजना किससे लंबी है? सीता से लंबी है, तो सीता से ऊपर लिख देंगे। राधा सबसे लंबी है, सबसे लंबी कौन है? राधा, राधा सबसे लंबी है। यदि इनको बाएं से, इन्हें आरोही क्रम में खड़ा किया जाए, बाएं से आरोही क्रम मतलब तो बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे पहले बढ़ता हुआ क्रम इधर से ऊपर की तरफ जाएंगे, मैंने ऐसे बिठा रखे हैं, सबसे छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, तो बाएं से, तो यहां पे सबसे नीचे कौन आएगी? सबसे आगे सीमा आएगी, तो उसके बाद आएगी सीता, सीता के बाद रंजना हो जाएगी, और रंजना के बाद राधा हो जाएगी, ठीक है, ऐसे आपको बनाना था। अब आपको पूछ रहा है तो दाएं से दूसरी कौन है? तो दायां ये है, दाएं से दूसरी कौन है? रंजना, तो इसका सही आंसर क्या था? डी, दाएं से दूसरी, ठीक है। तो 52 का जो सही आंसर था वो था डी। क्वेश्चन नंबर 53 आ जाते हैं। 53 में देखते हैं निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? अब देखो यहां पर जब भी आपको देखो कोई चीज ऐसी लगती है ना, यहां पे जहां पे आपको स्क्वायर दिख रहा है, तो सबसे पहले आप स्क्वायर देखेंगे, ठीक है। देखो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपको 9 दिख रहा है, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, 3 3 9। अब यहां पे क्या चल रहा है, क्या पता चल गया आपको कि ये इवन नंबर है, ठीक है। एक छोड़ के, तो एक को छोड़, एक के बाद 2 छोड़ा, फिर 3 का क्यूब, फिर उसके बाद 4 को छोड़ा, 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 25। फिर उसके बाद 5 के बाद एक छोड़ेंगे, 7 का क्यूब बोल रहा हूं, सॉरी स्क्वायर, ठीक है, सब में स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 7 7 49। अब किसका स्क्वायर होगा? 9 का, क्योंकि ये क्या चल रहा है? इवन नंबर है, मतलब एक क्या बोलते हैं इसको? विषम संख्या को ले रहा है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। बाकी फिर 11 हो जाएगा, आगे 11 का 121 होता है, तो आंसर होगा बी 53 का। 54 देखते हैं, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, देखो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा होगा तो सबसे पहले आपको आज लिखना है,
कैसे लिखना है, आज। जब आप आज निकाल देंगे तो आज से सब कुछ निकल जाएगा। तो बोल रहे आज यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो आज ये मैंने आज लिखाया, और आने वाले कल, आने वाला कल कौन सा होगा, ये होगा आगे, आने वाला कल होगा, ठीक है। उसके ही बोले 2 दिन बाद, तो मैंने यहां पे 1 लिखा, फिर मैंने लिखा 2, कौन सा दिन है, तो यहां पर लिखा है बृहस्पतिवार। ये बृहस्पतिवार है का दिन होगा, तो बीते कल से 3 दिन पहले, तो बीते कल, तो यहां पर होगा, ये कल हो जाएगा, बीता हुआ कल, आज से पहले बीता हुआ कल होगा, और कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 आपको लिखना है। जब भी 3 दिन बाद लिखा हो तो 3 जरूर लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बृहस्पति है, बृहस्पति से 1 दिन पहले कौन सा बार रहा होगा, बुधवार, बुधवार से 1 दिन पहले कौन सा बार, मंगलवार, मंगल से 1 दिन पहले रविवार, रवि से 1 दिन पहले सोमवार, और सोमवार से 1 दिन पहले कौन सा, मंगलवार, और मंगलवार से 1 दिन पहले बुधवार, और बुधवार से 1 दिन पहले कौन सा बार, बृहस्पतिवार। तो इसका सही आंसर था डी, बृहस्पतिवार, ठीक है। ध्यान रखना है, आपको जैसे दिया है आज लिखेंगे, फिर कल, कल के 2 दिन बाद, तो 1 और 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि बीते कल से 3 दिन पहले, तो बीते कल, तो आज ये है, ये कल होगा यहां पर, और इससे 3 दिन पहले की बात है, तो 1, 2, 3 लिख देंगे, ठीक है। बस याद रखना है, यही आपको लिखना है, और आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 है, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया, ठीक है। देखो जब भी आपको दिया हो तो आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट लिख देंगे, ठीक है। अब आपको पता है दक्षिण नीचे की तरफ है, तो ये बोल रहा है अशोक 8 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया, और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम की तरफ इधर है, पहले इधर आया, फिर इधर 3 किलोमीटर गया, फिर उत्तर की ओर मुड़ा, और कितना किलोमीटर गया, ये 8 किलोमीटर है, ठीक है। तो उत्तर की ओर गया, तो थोड़ा यहां होगा 5 किलोमीटर गया उत्तर की तरफ चला, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर गया, तो पूर्व दिशा यहां से, ये पश्चिम है तो ये पूर्व दिशा है, यहां पर आया हो, पूर्व दिशा की ओर मुड़ा, और कितने किलोमीटर, 3 यहां है, 3 यहां भी बराबर चला गया हो। तो अब आपको बता रहे हैं कि किलोमीटर, अशोक प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था, प्रारंभिक स्थान उसका ये था, अब इस यहां से यहां पर है, तो कहां पर होगा, दक्षिण में। प्रारंभ यहां पे था ना नॉर्थ में, तो नॉर्थ से दक्षिण में, इसका आंसर होगा डी। 56 देखते हैं, रिक्त स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। रिक्त स्थान दिया है, देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये सर्किल दिया है, और सर्किल के बाद दूसरा सर्किल दिया, और ये सर्किल है, तो यहां पर भी अंदर उसने क्या किया, सर्किल कर दिया। अब इसी तरह से आकृति आपको छांटी, इसके ये जो आपको स्क्वायर दिया है, इस स्क्वायर को आप क्या करेंगे, इससे छांटेंगे, तो क्या आंसर होगा आपका, देखो यहां पर इसका जो सही आंसर होगा ए होगा। बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे उसने लाइन नहीं खींची, अगर इसको ऐसे खींचा होता तब आपका आंसर बी हो जाता, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया, इसको बीच में गैप है, कुछ नहीं है। ये वाला होगा नहीं क्योंकि क्रॉस लाइन है, ये सीधी लाइन है, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर ये गोल नहीं होगा, यहाँ पे क्योंकि सर्किल का अंत, यहाँ पे क्या होगा, इस बीच में ऐसे स्क्वायर होगा, यहाँ पे लाइन नहीं होगी, तो सीधा आंसर होगा ए वाला। 57 देखते हैं, यहां पर दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी और क्यू के ठीक बीच में है। अब देखो देख लेते हैं, जी ये है और क्यू कहां पर है, यहां पर। अब इनके ठीक बीच में देखते हैं कौन सी है, ठीक है। तो कौन नंबर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है, इनकी 4 होंगे साइड में, तो 4 इधर होंगे और 4 इधर हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4, तो बीच में कौन है, एल, तो आंसर होगा आपका एल वाला, ठीक है, ऑप्शन बी। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, वह विकल्प जिसमें संख्याएं उस प्रकार से संबंधित नहीं है जैसा संबंधित दी गई है, संख्याओं के युग्म को दिखलाया गया है। अब देखो यहाँ पे आपको ये संख्याएं दी गई, इसी तरह की सेम पैटर्न इसमें, इन में ऐसा कौन सा है जिसमें ऐसा पैटर्न नहीं चल रहा है, 3 में चल रहा होगा, 1 में नहीं चल रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो अगर मैं 98 और इसका डिफरेंस देखूं, तो यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, 98 में 9 अगर जोड़ेंगे तो 107 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे देखूं 107 और 125 में, तो यहाँ पे 18 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि पहले और दूसरे के बीच में 9 का डिफरेंस है, और सेकंड और थर्ड में 18 का डिफरेंस है। अब इसमें देख लेते हैं, पहले वाले में 19 और 28 बिल्कुल 9 का डिफरेंस है, ठीक है। 319 और 9 जोड़ेंगे तो 328 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद यहां पर और यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पे 18 का डिफरेंस आ रहा होगा। 328 से 346 18 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से 121 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 131 हो जाएगा, और 131 में अगर 18 जोड़ेंगे तो 149 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देख लेते हैं ऑप्शन सी में। देखो यहां पे 9 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, कितने का आ रहा है? 10 का। तो यही आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? सी। अब भाई अगर चेक करना है, वैसे चेक जरूरत नहीं है, पर आप चेक करने चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंस कितना का हो रहा है? यहाँ पे 9 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे कितने का? 18। बस इसका सही आंसर होगा सी। ये पैटर्न है ये सिर्फ सी में नहीं चल रहा, बाकी सभी में चल रहा है। तो आपको यही पूछना था, संख्या इस प्रकार से संबंधित नहीं है जैसा संबंध दी गई संख्याओं के युग्म को दिखाता है। तो नहीं है, किसमें नहीं है? तो आंसर होगा सी में। 59 देखते हैं। यदि ऑल को 25 एवं नाउ को 52 लिखा जाए तो नाउ नन को क्या लिखेंगे? ठीक है, देखो यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे अगर संख्या दी हो तो आप नंबर करेंगे, ठीक है। तो एक इस पे आता है 1 पे, एल आपका 12 पे आता है और एल 12 12, तो 12 12 24 और 1 25। तो इसका मतलब पैटर्न यही चल रहा होगा। तो हम देख लेते हैं किसको? लास्ट वाले को। इसमें भी वही होगा। तो एन आपका आता है 14 पे, ओ आपका आता है एम एन 15 पे, फिर एन आपका आता है 14 पे हो जाएगा, और ई आता है आपका 5 पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 और 5 20, और 14 14 28, ठीक है। तो 28 और 20 कितना होता है? 48। तो मेरे हिसाब से 40, हाँ इसका सही आंसर होगा बी 48। तो 59 का आंसर जो होगा बी होगा 48। 60 देख लेते हैं, ठीक है। 60 में क्या है? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब देखो यहां पे ये दिया है 13 इंटू 17। देखो 13 इंटू 17 करेंगे तो 121 होगा। 7 21, हाँ ठीक है, इंटू हो रहा है बस, कुछ नहीं। और 13 और इंटू 18 करेंगे तो इसका सही आंसर होगा आपका 300। 60 का आंसर होगा आपका 234, सॉरी 234, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 18 का, ठीक है। चलो ये थी रीजनिंग। अब आ जाओ उत्तराखंड पे। क्वेश्चन नंबर 261 है, वन अनुसंधान केंद्र की रिसर्च टीम ने चमोली जिले में दुर्लभ कीटपक्षी पौधा खोजा। इसका नाम है, इसका नाम जो है वो है ऑप्शन डी ट्यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा। ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है। बस इतना याद रखना। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, थोड़ा नेम टफ है, कि ट्यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा जो एक रिसर्च, ये जो पौधा खोजा गया किसने खोजा है? तो वन अनुसंधान केंद्र ने, ठीक है। ये आपका फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सुवेन नामक स्थान पर स्थित है? देखो सुवेन नामक स्थान पे कौन सा बद्री है? तो आंसर होगा आपका भविष्य बद्री, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से किस एक मंदिर की व्यवस्था बद्रीनाथ मंदिर समिति के अधीन है? तो इसका सही आंसर होगा कल्पेश्वर महादेव, ऑप्शन बी। 64 देखते हैं, अग्नेरी का मेला किस जनपद में लगता है? तो अग्नेरी का मेला इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि अग्नेरी का जो मेला लगता है वो लगता है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट 65 देखते हैं, टिहरी रियासत में मामला शब्दावली प्रचलित थी। देखो टिहरी रियासत में जो मामला था एक प्रकार का नगद टैक्स था, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ए। ये जो टैक्स था ये 7/8 लिया जाता था। जो आपका जो अनाज है उस जो भी आप पैसा जो अभी आप खेती करते थे उस पे नगद मामला जो था ये नगद टैक्स लिया जाता, किस पे? अनाज पे, ठीक है। तो आंसर होगा नगद टैक्स 7/8 भाग पे ये 7/8 लिया जाता था, ठीक है। बाकी देखो, और अगर मैं टिहरी रियासत में बात करूं कर की, तो आपका पौंड टुट्टी कर आपने सुना होगा, पौंड टुट्टी कर। पौंड टुट्टी जो कर था वो आयात निर्यात कर था, आयात निर्यात। अगर बाहर से कोई आयात या निर्यात कर रहा है तो उस पर लगने वाला टैक्स कौन सा? पौंड टुट्टी। इसी तरह से अगर मैं एक दो टैक्स की और बात करूं तो औताली टैक्स आपको देखने को मिलता। औताली, औताली जो टैक्स था ये पुत्रहीन व्यक्तियों पे लगता था टिहरी रियासत में, पुत्रहीन व्यक्तियों पे औताली। एक था गयाली,
गयाली जो टैक्स था, ये जो टैक्स लिया जाता था गांव छोड़कर जाने वालों से, यानी कि गांव छोड़कर जो अन्य जगह पे बस जाते थे या गांव छोड़कर दूसरे स्थान पे अपना बसेरा बना लेते थे, वहां रहने लग जाते थे, तो वहां गांव छोड़कर जाने वालों पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। रूटेक का विस्तृत रूप है, रूटेक का जो विस्तृत रूप है वो है रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब देखो रूटेक योजना जो है, इसमें आपको याद रखना है क्या है इसमें और कौन इसको संचालित करता है, तो इसमें लिखेंगे भारत सरकार का साइंस एवं टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा संचालित योजना है, ठीक है। तो राज्य में भी ये चलाई जा रही है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नई टेक्नोलॉजी का विकास करना, यानी कि जो नई टेक्नोलॉजी भारत में विकसित हुई है, देश में विकसित हुई है, उसको ग्रामीण क्षेत्रों तक उसको ले जाना, ठीक है। तो नई टेक्नोलॉजी को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। और किसके द्वारा शुरू की गई है, तो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है। 67 मक्करवाहानी गंगा मंदिर कहां स्थित है, तो देखो मक्करवाहानी गंगा मंदिर हरिद्वार में स्थित है, आंसर होगा सी, ठीक है। देखो उत्तरकाशी में अगर आपको लिखना है तो यहां पे लिखेंगे कचड़ू देवता मंदिर, कचड़ू देवता। इसके अलावा कुट्टेटी देवी मंदिर, कुट्टेटी देवी, ये भी आपका यहां पर हो जाएगा, ठीक है। श्रीनगर में लिखना है तो कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर। हरिद्वार में एक मंदिर और लिखेंगे गंगा माता मंदिर, बहुत बार पूछा था गंगा माता मंदिर। तो गंगा माता मंदिर जो है वो हरिद्वार में, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और किसने करी थी, स्वामी सत्यमित्रानंद। ठीक है, स्वामी सत्यमित्रानंद के द्वारा गंगा माता मंदिर 1983 में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। हेमकुंड और मणिकूट पर्वत के मध्य स्थित है, तो हेमकुंड और मणिकूट पर्वत के मध्य स्थित है कर्णवाश्रम, इसका सही आंसर था सी। इसका वर्तमान नाम आपको याद रखना है, जिसका वर्तमान नाम सीधा लिखेंगे वर्तमान नाम, तो वर्तमान नाम क्या है कर्णाश्रम का, चौकी घाट, चौकी घाट। कर्णाश्रम का वर्तमान नाम है चौकी घाट, ठीक है, याद रखना है। गांधी आश्रम ऑप्शन ए अगर हम देखेंगे तो इसकी स्थापना आपको पता ही होगा 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी ने करी थी, शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना 1937 में करी थी। देखो लक्ष्मी आश्रम अगर आपको पूछा है 1946 में इसकी स्थापना सरला बहन के द्वारा की गई थी। मायावती आश्रम इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1899 में, और कहां पर है, चंपावत। इसमें संस्थापक तो वैसे नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इसमें ये जो मायावती आश्रम की जो स्थापना की गई थी, ये विवेकानंद के जो अनुयायी थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। काफी सारे लोग थे, एक नाम इसमें आता जरूर है एच सेवियर का, एच सेवियर ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी इसको बनवाने में, ठीक है। तो मायावती आश्रम 1899 चंपावत। 69 है, सौका सीमावर्ती जनजाति किसकी रचना है, तो यह है आपका रतन सिंह रायपा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 70 देखते हैं, मातृका ताल कहां स्थित है, तो मातृका ताल जो है वो आपका चमोली में पड़ता है, ठीक है, मातृका ताल चमोली में। इसके अलावा आपको याद रखना है सुख ताल चमोली, ठीक है,
अगर सूखा आएगा तो वह है नैनीताल में, लेकिन सुखताल याद रखना है चमोली में, ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे सुखताल, झलताल भी है, सिंहाताल भी है, ठीक है, सिंहाताल ये भी कहाँ है, चमोली में। अल्मोड़ा में अगर याद रखना है तो तड़ाग ताल याद रख सकते हैं, तड़ाग ताल अल्मोड़ा में, ठीक है। उत्तरकाशी में रोही साड़ा ताल आपने पढ़ा होगा, रोही साड़ा ताल उत्तरकाशी। इसके अलावा काणा ताल भी लिख लो, काणा ताल ये भी आपका उत्तरकाशी में। नैनीताल में अगर लिखना है तो लिखो इसमें हरीश ताल, बाकी तो आपको याद ही होंगे, वैसे ताल लिखा हो रहा हूं जो थोड़ा अलग है, हरीश ताल, कमल ताल, ठीक है। ये कहां पर है, नैनीताल में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। उत्तराखंड राज्य का सबसे अधिक एवं सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे अधिक और सबसे कम आपको क्रमशः बताना था। तो सबसे अधिक लंबा है NH7 और सबसे छोटा है NH30, तो आंसर होगा आपका सी। 72 देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में 132 किलो केबी यानी कि किलोवाट से अधिक की क्षमता के बिजली सप्लाई के लिए नेटवर्क तैयार करने का काम कौन करता है, तो ये करता है पिटकुल, ठीक है। पिटकुल जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1 जून 2004, याद रखना है पिटकुल कब का है, 1 जून 2004। यूपीसीएल उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2001, याद रखना है डेट सहित। उरेडा की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो जुलाई 2001 इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और एक अगर याद रखना है तो यूपीसीएल है, एक है यूजीवीएनएल, यूजेवीएनएल उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना अगर आपको पूछा जाए तो 12 फरवरी 2001। तो सभी एक साथ लिख देंगे इनको, जिससे आपको क्रमशः याद रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। किस पवार शासक ने राजगढ़ी को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, तो किस पवार शासक ने, तो आंसर होगा आपका पृथ्वीपति शाह ने। 74 है। क्षत्रियवीर पत्रिका के संपादक कौन थे, देखो क्षत्रियवीर जो समाचार पत्र जो निकाला था वो निकाला था प्रताप सिंह नेगी ने 1922 में, कहां से, तो पौड़ी से, ठीक है। सदानंद कुकरेती आपको पता ही होगा, विशाल कीर्ति इनकी पत्रिका जिन्होंने निकाली थी, विशाल कीर्ति, अरे इन्होंने कब निकाली थी, 1913, पौड़ी से, ठीक है। ये भी याद रखना है, कहां से, पौड़ी से। महेशानंद थपलियाल की अगर मैं बात करूं तो इनकी एक पत्रिका मिलती है उत्तर भारत, उत्तर भारत इन्होंने 1937 में निकाली थी, ठीक है। और ये भी कहां से, पौड़ी। विचारानंद सरस्वती में लिखेंगे, अभय नामक पत्र इन्होंने निकाला था, अभय, और ये कब निकाला, 1922, और ये भी पौड़ी से, सभी पौड़ी से निकाले गए पत्र हैं, ठीक है। ये भी कहां से निकाला, पौड़ी से। विचारानंद सरस्वती ने अभय नामक पत्र, पौड़ी से, 1922। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 क्या है। राजस्व प्रशिक्षण संस्थान राज्य में कहां स्थित है, जो पटारी वगैरह होते हैं इनकी जो ट्रेनिंग भी होती है वो कहां पर होती है, तो अल्मोड़ा में। तो राजस्व प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है, याद रखना है। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब शुरू हुई, आप सभी लोगों को पता होगा, 1874 में इसकी शुरुआत होती है, रैमजे के समय। पूरे उत्तराखंड में लगभग 61% भाग पे ये व्यवस्था लागू थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, इसको क्या किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके राजस्व पुलिस व्यवस्था यानी कि पटारी व्यवस्था है, समाप्त हो रहा है, ठीक है। 76 क्रम के आधार पे मदमहेश्वर किस क्रम का केदार है, मदमहेश्वर आपको पूछा जा रहा है, तो मदमहेश्वर द्वितीय केदार हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता होगा प्रथम केदार केदारनाथ है, ठीक है। प्रथम कौन है, केदारनाथ, जिसमें केदारनाथ पहले स्थान पे, द्वितीय आपका मदमहेश्वर है, तृतीय आपका तुंगनाथ हो जाएगा, तुंगनाथ, ठीक है। चतुर्थ आपका हो जाएगा रुद्रनाथ, और पंचम कौन सा हो जाएगा, पंचम होगा कल्पनाथ, कल्पेश्वर, कल्पेश्वर,
श्योर। सभी याद रखने कौन कौन सा पहले दूसरे तीसरे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 77 है, मेरा गांव मेरा धन योजना राज्य सरकार द्वारा कब आयोजित की गई? तो मेरा गांव मेरा धन जो योजना है ये 2014 में, ठीक है, जब मुख्यमंत्री कौन थे? सीएम हरीश रावत के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें लिखेंगे सीएम हरीश रावत, मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शुरू किया था मेरा गांव मेरा धन 2014 में। 78 है, हिमालय के वरदान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिमालय के वरदान नामक पुस्तक के लेखक है मोहनलाल बाबुलकर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डीडी शर्मा में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने हिमालय के खग नामक रचना किसकी है? तो हिमालय के खग डीडी शर्मा। आर.एस. टोलिया की अगर मैं बात करूं तो पटवारी, घराट और चाय। पटवारी, घराट और चाय। इसके अलावा उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, 15 लिखना, ठीक है। उत्तराखंड 15 ईयर ऑफ डेवलपमेंट। फिफ्टीन ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट। ये भी याद रखेंगे। और भी बहुत सारी रचनाएं पर फिलहाल ये याद रखेंगे। 79 देखते हैं, जगदम्बा प्रसाद थपलियाल का संबंध किससे है? ये थोड़ा सा ऐसी क्वेश्चन है, बस जगदम्बा प्रसाद थपलियाल का जो संबंध है वो जीव विज्ञान से, बायोलॉजी से, तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनते हुए सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है, पहला है फूलों की घाटी शिवालिक हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ये गलत है, क्योंकि आपको पता है फूलों की घाटी बृहद हिमालय में है। ठीक है, बृहद हिमालय, तो ये वाला क्वेश्चन असत्य हो जाएगा। नंदा देवी पूर्वी उत्तराखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है, ये भी गलत है। नंदा देवी पूर्वी नहीं, नंदा देवी पश्चिमी होगा। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 7,756। ठीक है, तो नंदा देवी पूर्व की जगह क्या होना चाहिए था? यहाँ पे पश्चिमी, तो ये भी आपका गलत है, यहाँ पे पश्चिमी होना चाहिए था, ये भी गलत है। फर्स्ट और सेकंड गलत है। थर्ड देखते हैं, उत्तराखंड राज्य 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, बिल्कुल ये सही है। 2 देशों के साथ कौन कौन से? पिथौरागढ़ और उत्तराखंड देश पूछ रहा है, तो चीन और नेपाल के साथ करता है, तो सही है थर्ड वाला। फोर्थ है, उत्तराखंड नेपाल देश के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये गलत है। नेपाल के साथ नहीं, बल्कि किसके साथ बनाता है? पिथौरागढ़। तो अब आपको क्या बताना था? उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से असत्य कथन को चुनते हुए सही कूट चुनना था। असत्य कौन कौन है? 1, 2 और 4, तो आंसर होगा ए, 1, 2 और 4। ठीक है, थर्ड वाला बिल्कुल सही था। 81 देखते हैं, ठडुंगा शैलचित्र कहां से प्राप्त हुआ है? देखो, ठडुंगा जो शैलचित्र प्राप्त है उत्तरकाशी से हुआ है। यहां से आपको एक चीज याद रखना है, शंख लिपि में, शंख लिपि में जो शैलचित्र है शंख लिपि में मिले, और इसमें जो कलर का प्रयोग किया गया वो काला रंग, काले रंग के शैलचित्र यहां से मिले हैं, ठडुंगा उत्तरकाशी से। ठीक है, अल्मोड़ा से अगर मैं बात करूं तो लाल रंग के शैलचित्र आप पता होगा, लोएथाप अल्मोड़ा से, लोएथाप अल्मोड़ा से किस रंग के शैलचित्र मिले? तो लाल रंग के। चमोली से सफेद रंग, किमनी गांव आपने सुना होगा, किमनी गांव से सफेद रंग के शैलचित्र, सफेद रंग के शैलचित्र यहां से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट 82 पे चलते हैं। 82 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर विकल्प का चयन कीजिए। अब देखो, श्रीकंठ जो दर्रा है आपको पता है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में है, तो पहले का दूसरा है। लासपा दर्रा पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य स्थित है, तो फर्स्ट का आंसर होगा ए वाला, पिथौरागढ़ और चंपावत। थर्ड है नेलंग दर्रा, नेलंग जो है उत्तरकाशी है, और उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच होगा। ठीक है, तो फोर्थ इसका आंसर होगा। और सुंदरडुंगा आंसर होगा, सुंदरडुंगा चमोली और बागेश्वर के बीच में। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का
आंसर डी हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन डी। 83 देखते हैं। 83 है, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति जो है वो है 1989 की, द्वारिका प्रसाद उनियाल की अध्यक्षता में किया गया था। द्वारका प्रसाद उनियाल की अध्यक्षता में, ठीक है। बाकी 1994 में लिखना चाहो तो उत्तराखंड, इसमें लिखेंगे उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति, उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति स्थापना कब हुई? तो 1994 में। 1979 में आपको पता होगा यूकेडी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। निम्न में से 1918 में शक्ति का संपादन किया, शक्ति समाचार का जो प्रकाशन किया था वो बद्रीदत्त पांडे ने किया था। अगर आपको डेट भी याद रखना है तो 18 अक्टूबर को, कई बुकों में 18 सितंबर भी दिया, लेकिन सही डेट होगा 18 अक्टूबर 1918 को बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति समाचार पत्र का संपादन किया, क्योंकि इसी समय आपका एक अखबार बंद होता है, अल्मोड़ा अखबार। तो अल्मोड़ा, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, अल्मोड़ा अखबार का संपादन बद्रीदत्त पांडे यानी कि बीडी पांडे ने कब किया, कब से शुरू किया? बीडी पांडे ने कब शुरू किया? तो ये फैक्ट याद रखना है, शुरू किया। तो अगर मैं अल्मोड़ा अखबार की बात करूं तो बीडी पांडे ने अल्मोड़ा अखबार का जो संपादन कार्य का शुरू किया वो किया था 1913 से। 1913 से लेकर 1918 तक ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे हैं। जैसे ही अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है वैसे उन्होंने कौन सा अखबार शुरू किया है? तो आंसर होगा आपका शक्ति समाचार पत्र। 18 अक्टूबर 1918 को शक्ति समाचार पत्र इन्होंने शुरू किया, ठीक है। बाकी आपको अल्मोड़ा अखबार आपको पता ही होगा 1871 में इसकी शुरुआत होती है बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा, बुद्धि बल्लभ पंत, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार अल्मोड़ा से निकलता था। अब देखो यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, एक तो अल्मोड़ा अखबार है और एक अल्मोड़ा समाचार, दोनों अलग है, ठीक है। ध्यान रखने, कभी आकर आपको थोड़ा सा घुमाया उसने क्वेश्चन, उसने पूछ लिया अल्मोड़ा समाचार, तो ये अलग है, ठीक है। याद रखना, अल्मोड़ा अखबार अलग है और अल्मोड़ा समाचार पत्र अलग है। अल्मोड़ा समाचार पत्र 1980 में निकाला गया, ठीक है, याद रखना है। ये भी अल्मोड़ा से ही निकलता था 1980 में, और इसके जो संपादक तो होते श्रीमती कमला पंत। इंपॉर्टेंट फैक्ट, श्रीमती कमला पंत, ठीक है। उन्नीस सौ 1980, हाँ, सन याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चंस। 85, किस वर्ष नैनीताल को अलग जिला बनाया गया था? तो नैनीताल को अलग जिला बनाया गया था 1891 में, अल्मोड़ा से नैनीताल को अलग किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 86 देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पर्वतीय जिलों एवं मैदानी जिलों का क्षेत्रफल क्रमशः कितना है? अब देखो यहाँ पे आपका क्षेत्रफल उसमें दिया है किलोमीटर, कितने किलोमीटर है, तो इससे सही आंसर होगा ए वाला, ठीक है। आपको पता है पर्वतीय सर्वाधिक है, तो पर्वतीय कितना है 86% के आसपास है, जबकि मैदानी कितने हैं 13% के आसपास है। तो 86 पॉइंट कुछ है, बस ये याद रखना आपको, सर्वाधिक भाग किसका है? पर्वतीय, और सबसे कम है राज्य में मैदानी भाग कितना है 13 के आसपास है, 13% के आसपास। 87 देखते हैं। गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध संस्थान, तो यह है आपका 1989 में, ठीक है। अगर आपके पास आएगा जड़ी बूटी संग्रहालय, जड़ी बूटी संग्रहालय, तो जड़ी बूटी संग्रहालय कहां होगा? संग्रहालय, तो जड़ी बूटी संग्रहालय स्थित है हरिद्वार, ठीक है। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 2014 में, 2014, ठीक है। ये भी याद रखना, जड़ी बूटी संग्रहालय हरिद्वार 2014। 1979 में एक चीज याद रख सकते हो, जीबी गोविंद बल्लभ पंत संग्रहालय, जीबी पंत संग्रहालय,
जेबी पंत संग्रहालय कहां पर है? अल्मोड़ा में। इसकी स्थापना 1979 में की गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88। काली कुमाऊं का मुसोलिनी किसे कहा जाता है? देखो काली कुमाऊं का मुसोलिनी जो कहा जाता है वो कहा जाता है हर्षदीप औली को। इसके अलावा कुमाऊं का शेर भी इसको बोला जाता है, कुमाऊं का शेर। ठीक है, हर्षदेव औली को कुमाऊं का मुसोलिनी या फिर कुमाऊं का शेर कहा जाता है। ठीक है, हर्षदेव जोशी इसमें लिख सकते हो कुमाऊं का चाणक्य, कुमाऊं का चाणक्य इनको कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी शिवदेव जोशी में अगर लिखना चाहो तो मिट्टी का महादेव इनको बोला जाता है, मिट्टी का महादेव, मिट्टी का महादेव शिवदेव जोशी। 89 देखते हैं, किस पंवार शासक की तुलना औरंगजेब से की जाती है? तो इसका सही आंसर है मेदिनी शाह। मेदिनी शाह की तुलना किससे की जाती है? औरंगजेब से। 90 है, टिहरी के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो टिहरी के जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर करने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो थे परिपूर्णानंद पैनोली। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 91 है, रुड़की छावनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो रुड़की जो छावनी है वो है आपका 1853 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1841 की अगर मैं बात करूं तो नैनीताल छावनी है, नैनीताल। 1836 में लिखेंगे मसूरी छावनी, मसूरी छावनी 1836 में है। ठीक है, देखो राज्य में जो सबसे पहले छावनी जो बनती है वो बनती है 1814 में। सबसे पहली छावनी कहां बनती है? देहरादून। ठीक है, 1815 में आपको पौड़ी याद रखना है, पौड़ी छावनी। ठीक है, चक्राता छावनी आपको पूछ जाती कई बार, 1866 चक्राता छावनी। ठीक है, अगर आप रानीखेत छावनी अगर आपको पूछा है तो 1871 याद रखना है, रानीखेत। लैंसीडॉन सभी को पता होगा 1887 में लैंसीडॉन छावनी। ठीक है, अगर लेंस छावनी की बात करें तो राज्य में टोटल कितनी है? 9 छावनियां हैं। ठीक है, तो सभी आपको लिखा दिए 1 2 3 4 5 6 7 और भी है। क्लेमेंट टाउन छावनी सबसे लास्ट में जो बनी थी वो बनी थी क्लेमेंट टाउन। तो क्लेमेंट टाउन छावनी अगर आपको पूछा जाए तो कब की है? 1936। कई बुकों में 1941 भी आपको मिल जाएगा, 1941 या फिर 1936। वैसे मेरे हिसाब से जो सही है वो है 1936 में क्लेमेंट टाउन छावनी। एक मिस हो रहा है वो आप देख लेना कौन सा मिस हुआ है। ठीक है, देहरादून हो गया, पौड़ी हो गया, चक्राता हो गया, रानीखेत, लैंसीडॉन हो गया, नैनीताल, मसूरी, क्लेमेंट टाउन छावनी। एक आप चेक कर लेना। ठीक है, 9 है वैसे टोटल, 8 मैंने आपको लिखा दिए। 90 है, टिहरी के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति। कौन सा क्वेश्चन हो गया? अच्छा वापस 92 पे जाएंगे। ऑप्शन 92 है, हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा गोपेश्वर में स्थित है। ठीक है, हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। 93 कॉर्बेट का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है? तो कॉर्बेट का जो प्रवेश द्वार है वो है आपका ढिकाला। ठीक है, नैनीताल में पड़ता है ढिकाला, तो वहां पर है प्रवेश द्वार। 94 है, पाताल भुवनेश्वरी गुफा किस जिले में स्थित है? तो पाताल भुवनेश्वरी गुफा जो है वो पिथौरागढ़ में स्थित है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1936 में। एक तो पाताल भुवनेश्वरी है, एक है पाताल रुद्रेश्वर, पाताल रुद्रेश्वर गुफा, रुद्रेश्वर यह है आपका चंपावत और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1993 में। पाताल रुद्रेश्वर चंपावत, पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ 1936। 95 देखते हैं, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया था? अभी मैंने आपको बताया था UGVNL। ठीक है, UGVNL, तो इसकी स्थापना 12 फरवरी 2001 को की गई। आंसर होगा बी। नेक्स्ट 96 देखते हैं, नेपाल नरेश रणबहादुर की संरक्षिका कौन थी? देखो नेपाल नरेश रणबहादुर शाह था, उसकी जो संरक्षिका थी वो थी राजेंद्र राज
लक्ष्मी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन देखते हैं। द ग्लोरी दैट वाज होना चाहिए था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, दैट वाज गुजर। पुस्तक के लेखक हैं तो इसके लेखक थे कन्हैयालाल मणिकलाल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 98 क्वेश्चन देखते हैं। विकेट सूची के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम किस पवार शासक का काल था। तो विकेट के अनुसार जो सर्वाधिक समय तक जो शासक रहे वो रहे थे प्रदीप शाह, और सबसे कम समय में उपेंद्र शाह। ठीक है, देखो प्रदीप शाह का जो शासनकाल था लगभग 63 साल तक ये शासक रहे, और उपेंद्र शाह तो कुछ ही समय, एक साल के आसपास, लगभग 8-9 महीने ही रहा था। दीपावली के दिन की मृत्यु हो जाती है। तो इनका सही क्रम है, आंसर होगा सी, प्रदीप शाह और उपेंद्र शाह। सबसे कम उपेंद्र शाह, सबसे अधिक प्रदीप शाह। 99 देखते हैं। निम्न चंद राजाओं का सही क्रम क्या होगा। देखो चंद राजाओं का सही जो क्रम होगा वो होगा का ऑप्शन सी होना चाहिए, सॉरी बी, आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद और संसार चंद। तो बी इसका सही आंसर है। 99 का आंसर होगा बी। और 100 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर एमपी जोशी द्वारा लाखों उडियार की खोज किस वर्ष की गई। तो एमपी जोशी ने लाखों उडियार की जो खोज करी थी 1968 में करी थी, और आपको पता है किस नदी के किनारे है, तो सुयाल नदी, सुयाल नदी के तट पर स्थित है। इसका अगर थीम की बात करूं या मुख्य विषय की बात करूं तो मुख्य विषय इसका क्या था, सामूहिक नृत्य। सामूहिक नृत्य इसका मुख्य विषय हो जाएगा। ठीक है, सामूहिक नृत्य इसका मुख्य विषय है। तो ये थे आपका 100 क्वेश्चन। थोड़ा मैंने स्पीड में कराया है क्योंकि आप इतनी लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है। फिर अगला जो पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन होगा आपका जो क्लास में होता है उसको फिर नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।